बारे में क्या ख्याल है? नहीं, एमआईएम तो हैदराबाद की पार्टी है, हैदराबाद की पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी। अब कौन सा पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है? कोई तो है ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पे बननी चाहिए, बनाना चाहिए। हम एमआईएम हैदराबाद की पार्टी है, तो तेजस्वी यादव की आरजेडी भी तो पटना की पार्टी है। हो सकता है इसी तो सीमांचल की पार्टी कौन सा है? कि जिस दिन मैंने इंटरव्यू दिया था उसी दिन मेरे साथ हादसा हुआ था, और वो हादसा शायद इससे भी रिलेटेड रहा हो। अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, कौन सा विधानसभा होगा वो? कोचाधामन, यकीनन कोचाधामन। मुझे घर वापस आना है, मतलब घर वापसी कर। हाँ, आप भी कोचाधामन से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसलिए आप अपने कोचाधामन विधानसभा ही चूज़ किए। लेकिन कोचाधामन में तो घमासान मचने वाली है वहाँ पर। हाँ, यही तो है असल में। बड़े बड़े सियासतदान दिखाए जाते हैं, लेकिन काम का मामला क्या है वो सब जान रहे हैं। जब बाहर के लोग मुराद ये है कि इंडिया ही के लोग हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र से आके हमारे इलाके में बिजनेस करके वो आगे बढ़ रहे हैं, तो हम यहीं का होकर के क्यों हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं? सीमांचल विकास पार्टी के नाम से। सीमांचल विकास पार्टी, ये गुफरान जमाली साहब सीमांचल विकास पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाने जा रहे हैं सीमांचल में। बात कड़वी है लेकिन सच है, क्योंकि यहाँ के लोग अपने को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, टांग खींचना चाहते हैं कि किस तरह से ये उसका टांग खींचे और ये आगे ना बढ़े। तो ऐसे में अगर आप पार्टी बनाते हैं, क्या लगता है कि यहाँ के लोग आपको सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में एडवोकेट गुफरान जमाली साहब आए हुए हैं। इनसे हम विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं। जहाँ गुफरान जमाली साहब लोकसभा चुनाव 2024 लड़ चुके हैं, और क्या आगे का प्लान क्या है, क्या इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि 2025 में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मात्र कुछ माह बाद ही। तो इससे हम जाहिर सी बात है कि राजनेता हैं, बाकी एडवोकेट हैं, तो इनसे हम इसी से रिलेटेड सवाल पूछेंगे और बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और आदाब। आप लोकसभा चुनाव लड़े थे, और साथ ही साथ आपको बता दो कि गुफरान जमाली साहब लोकसभा चुनाव 2024 लड़े थे और उसमें चौथे नंबर पर रहे थे। जी हाँ, 3 जो बड़े बड़े लोग थे, उस चौथे नंबर पर गुफरान जमाली साहब था। आप चौथे नंबर पर थे, आप लोकसभा चुनाव डायरेक्ट लड़े थे। क्या उससे पहले कुछ पहले भी कोई चुनाव लड़े थे आप? नहीं, मैंने पहले जो सुना था कि असल पॉलिटिशियन उनको समझा जाता था, कि जो इलेक्शन लड़ाते हैं उनको बड़ा समझा जाता था, और मैं भी लड़ाने की कोशिश किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक एक्टिव लड़का रहा मैं, और वहाँ पे इलेक्शन लड़वाया। और उसके अलावा जो है 2019 के लोकसभा में मैं आया था मैंने, और क्षेत्र में हमारे यहाँ डेवलपमेंट किस तरह से हो उस पर आकर के हमने लोगों से बात की थी। और उसके बाद फिर भी वही हालात देखे हमने, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ही आना चाहिए, और अगर मुझे मौका देती है आवाम तो इंशाल्लाह मैं अपने इलाके की तरक्की देखूँगा और उस पर काम करने की कोशिश करूँगा। तो आपने चुनाव लड़ा और 10,000 वोट लेकर आए, तो क्या उम्मीद था आपको इस चुनाव से कि कितना वोट आएगा, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? मैं तो ये अपने तौर पर, ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं इलेक्शन लड़ पाया, यही मेरे लिए बड़ी बात थी, क्योंकि शायद आप ही के चैनल वाले वो बेहतर जानते हैं कि जिस दिन मैंने इंटरव्यू दिया था उसी दिन मेरे साथ हादसा हुआ था, और वो हादसा शायद इससे भी रिलेटेड रहा हो। बाकी बेहतर जानेंगे वो समाज के लोग क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैं उन बातों पर उतनी तवज्जो नहीं देना चाहता हूँ। अब ये चाहता हूँ कि हमारा इलाका किस तरह से तरक्की करे, और इस पर किस तरह से काम होनी चाहिए, और यहाँ के सियासतदान क्या कर रहे हैं इस पर भी हमें सवाल करना चाहिए। हम सवाल पूछे थे आपको अभी कि क्या आपका उम्मीद था आपको चुनाव में? जब नॉमिनेशन किए थे उसके बाद क्या लगा था कि कितना वोट आएगा कि नहीं आएगा, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? ऐसा नहीं, मैंने जीतने के आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी मैंने कहा था कि मेरी जीत उसी दिन है जिस दिन मैंने इरादा किया है कि मुझे लोगों के लिए काम करना है। उम्मीद तो रहेगा ना कि चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ तो उम्मीद रहेगा। नहीं, मुझे पहला इंट्रोडक्शन कम से कम सियासी तौर पर देना था, तो उसमें मुझे उम्मीद से ज़्यादा वोट आई। मैंने इतना नहीं सोचा था कि इतना भी वोट आएगा, और मेरे ख्याल से बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं वो भी यही सोचे थे, और बाद में बहुत मुबारकबाद दी है कि पहले बार में अच्छा रिज़ल्ट रहा आपका, उस हिसाब से जिस हिसाब से आपकी इस्तेदाद नहीं थी। आप चौथे नंबर पर थे, आपके पीछे कौन कौन था? बड़े चेहरा का बताना चाहते हैं। हमारे पीछे बड़ा चेहरा क्या, आवाम बड़ा चेहरा होती है असल।
ये तो पॉलिटिशियन दिखाते हैं कि मेरे पीछे फलां साहब हैं, फलां मियाँ साहब हैं, फलां साहब वो हैं। नहीं, मतलब कि आप जो चौथे नंबर पर थे ना, आपके पीछे और कौन कौन था जो आपसे कम ये? एक बीएसपी पार्टी थी जो लड़ती है लगभग, हाँ ना, नेशनल पार्टी है, उसको उससे ज़्यादा वोट आए। और एक जिला परिषद थे उधर से, वो भी राष्ट्रीय समता पार्टी कोई पार्टी थी, उससे भी लड़े थे। बाकी और भी कई कैंडिडेट थे जो हर बार लड़ते हैं लगभग, या कुछ लोग नए भी थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग भी थे और भी थे। लेकिन ये है कि मैं पहली बार युवा के तौर पर खड़ा हुआ था और अपनी बात को रखा। अब आवाम ने जो भी फैसला किया हो। किस तरह से वो कोई रणनीति बनाए थे आप, या फिर प्रचार कुछ किए थे, या फिर नॉमिनेशन करके घर में बैठ गए थे ऐसा? मैं नॉमिनेशन करके समझिए घर में नहीं बैठे थे, हाँ, ये कि शहर में ही घूम रहे थे। बाकी किसी आवाम से हम मिलने नहीं गए थे, ये सच्चाई है। और इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा वोट आया। और इस पर जिन लोगों ने मुझे अपनी एफर्ट पर अपना जिन्होंने वोट दिया उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब मैं पहले दिल्ली हाई कोर्ट में था, है ना, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा कि वहाँ से सियासत नहीं होगी, तो मैं अब इसको कुर्बानी समझिए या जो भी, मैं वहाँ से ट्रांसफ़र करवा करके किशनगंज आया हूँ। हालांकि बहुत लोग कहेंगे ये एक तरह से जो है डिग्रेडेशन है, ऊपर से डाउनफॉल एक तरह से है, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे आवाम को जहाँ फ़ायदा ज़्यादा होगा वहीं पर हमें आना चाहिए। अच्छा, चलिए, अब इस बार चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, क्या लगता है आपको, क्या इरादा है फिर से? देखिए, अभी जो यहाँ पर सियासी समीकरण जो है, सब लोग अपने राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं अपने अपने तरह से अंदाज में बात कर रही हैं। लेकिन अगर हमारा इलाका पीछे है तो इस पर सवाल उन्हीं लोगों पर जाता है, क्योंकि यही आरजेडी पार्टी कभी रही, कभी एमआईएम के 5 एमएलए भी रहे और कांग्रेस भी रही, हर तरह की पार्टियां यहाँ पर काम की, बीजेपी भी कभी रही। तो अब अगर यहाँ पीछे है तो इसकी जिम्मेदार यहीं के सियासतदान है। मैं ऊपर की लीडरशिप को उतना नहीं सवाल खड़ा करता, मैं यहाँ के जो ग्राउंड लेवल के जो नेता हैं यहाँ पर, जो एमएलए बनते आए या एमपी बनते आए, उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि फिर हमारे यहाँ की डेवलपमेंट क्यों कमी है। और डेवलपमेंट एक लेवल को नहीं कहते हैं कि वार्ड मेंबर के काम पर वो नहीं, मेरा सवाल ये था कि आगे आपका क्या प्लान है 2025 लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव है, आप 24 लड़ चुके हैं, क्या 25 में आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अगर आवाम चाहेगी तो इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, लेकिन ये आवाम पर आवाम से मिलने ही नहीं जाते हैं, तो आवाम क्या चाहेगी? आपको चाहना है कि आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? नहीं, आवाम से लोकसभा चुनाव में नॉमिनेशन करने के बाद घर बैठ गए थे, किसी आवाम के पास नहीं गए थे, लेकिन आवाम का आपको प्यार मिला, 10,000 वोट मिला आपको। लेकिन इस बार जो आप चुनाव लड़ेंगे तो आवाम पर मत छोड़िए, क्योंकि आप आवाम के पास गए नहीं हैं, आप खुद अपना फैसला कीजिए। नहीं, अब तो आवाम के पास जा रहे हैं और इसी वजह से हम यहाँ पर कोर्ट ज्वाइन किए हैं कि यहाँ पर आवाम से मिले भी, उनके मसाइल को भी देखे भी और देख भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जितनी जिम्मेदारी दे रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं। और उसके अलावा यह है कि अब आवाम से हम मिलेंगे और उनके जो सही मसाइल हैं उन पर भी बात करेंगे, बात के अलावा उन पर हल भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? लड़ सकते हैं, जब एक बार कदम रखें राजनीति में तो लड़ सकते हैं। उनके बोलने में क्या दिक्कत है? इसमें कोई रोक है क्या, दबाव है कि कोई? तो आप इंडिपेंडेंस है, आप किसी भी पार्टी से नहीं है, तो फिर दबाव किस चीज़ की? फिर ये संविधान है, तो बोलने की आज़ादी सबको है, तो आप बोलिए खुल करके। तो इसमें डरने की क्या बात है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वही पूछ रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे क्या? लड़ सकते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और क्या दिक्कत है? कौन डरा देगा हमें? हमारा कौन डराने वाला है? कोई नहीं डरा सकता है हमको। क्या मुद्दा रहेगा? वही बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे सब कोई बोल रहे हैं, आप भी तो वैसे ही उसी पर चले जाएंगे ना? हाँ, तो जो बेसिक नीड है वही अगर पूरा नहीं होगा तो उसके बाद वाले मसाइल पर कहाँ खड़े हो पाएंगे? लोग थक चुके हैं सुन कर के, जितने भी पॉलिटिशियन है ना, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है या फिर पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल लोग हैं, सब यही दोहराते हैं हर विधानसभा में जाकर के, हम आएंगे तो स्वास्थ्य करेंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा पर काम करेंगे, बस इसी पर बात होती है, कुछ नया नहीं होता, क्योंकि लोग पक चुके हैं सुन करके। इस पर वोट दे देकर भी उनका हाथ जो है ना, उंगली है ना, ये भी दब चुका है ईवीएम बटन दबा करके। तो और आपका कुछ नया मुद्दा है क्या इस पर? नया मुद्दा क्या? यहाँ के लोगों को यहाँ वापस लाना, ये पलायन का मुद्दा है। और यहीं पर रोज़गार देना उनका मुद्दा ये है, यहीं पर काम करे, वो यहीं डेवलप करे, इस एरिया को डेवलप करे। संभव हो पाएगा? किसी नहीं हो पाएगा। जब यहाँ पर्सनल अपने इमारतें खड़ी कर सकते हैं, करोड़ों की बिल्डिंगें खड़ी कर सकते हैं, करोड़ों के अपने पर्सनल व्यापार खड़े कर सकते हैं, तो क्या हम आवाम के लिए नहीं खड़ा कर सकते? लोग पहले यहाँ पर
अपने क्षेत्र में ही रह करके काम करते थे, जो भी उसका 200 300 500 रुपये जो दिहाड़ी होती थी उसी पर गुजारा करते थे। फिर लोगों का जो नीड है, जो लोगों की जो नीड है, वो पैसे की नीड वो बढ़ गई, इसलिए लोग पलायन करके अन्य प्रदेश में जाने लगे। वहाँ जाकर के पूरी होती थी, फिर जाकर के लोगों की नीड और ज़्यादा बढ़ गई पलायन को पैसे को लेकर के। फिर लोग अब वहाँ से भी प्लान करके विदेश जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि विदेश में जो कमाई हो रही है लोगों की, वहाँ जा कर के वो कमाई यहाँ पर हो पाएगी जो यहाँ पर आप बोल रहे कि नहीं यहाँ पर रोजगार देंगे? एक तो ये है कि आप मालिक बन करके ज़िंदगी गुजारें और एक नौकर बन के ज़िंदगी गुजारें डिग्निटी के साथ। मैं 19 स्टेट लगभग घूमा हूँ इंडिया का, और वहाँ हमारे इलाके के जो सीमांचल के लोग हैं अलग अलग जगह काम कर रहे हैं और अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन जो डिग्निटी का सवाल है वो यहाँ पर जहाँ के लिए उसको पैदा किया गया है, अल्लाह ताला ने पैदा किया या भगवान ने पैदा किया, वहाँ पर माँ बाप की खिदमत नहीं कर पा रहा है ना। क्यों लाश हमारी बाहर से आएगी, क्यों हमारी लाश यहाँ नहीं है? इस्लाम में भी कहते हैं कि अगर कुछ करना है, अच्छा बनना है या फिर पढ़ाई करनी है तो हिजरत बहुत ज़रूरी है, घर छोड़ना पड़ेगा आपको। नहीं, ऐसा नहीं, किसने कहा हिजरत की ज़रूरी है? नहीं, वो इल्म के बारे में कहा कि इल्म हासिल करो, हाँ, हत्ता कि तुम्हें चीन भी जाना पड़े, यानी कि मुराद दूर है। इसका मतलब ये नहीं है हाँ मैं शायद ये हमें कंफर्म नहीं है, शायद किसी से सुने थे इसलिए। लेकिन इल्म हासिल करके तो मैं आया ना, अलीगढ़ गया, घर वालों को छोड़ा, घर में माँ बाप की खिदमत को छोड़ा, या माँ बाप ने जिस तरह से मोहब्बत हमसे की उस हिसाब से हम नहीं चल पाए। लेकिन अब आए हैं तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या हम बाहर ही रह जाएं हमेशा के लिए, या हमें घर आना है? तो अब घर आने की एक लड़ाई चल रही है। अब माशाल्लाह पहले से लोगों के पास बिल्डिंग नहीं होती थी, इमारतें नहीं होती, आज 15 लाख की बिल्डिंग बना लेते हैं, 20 लाख की बिल्डिंग रहते ही नहीं है। उस मकान का यूज़ क्या है? तो उसको यूज़ लाने के लिए बेहतर है कि यहाँ पर रोज़गार किया जाए और वो लोग यहाँ आएँ वापस। जब बाहर के लोग मुराद ये है कि इंडिया ही के लोग हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र से आके हमारे इलाके में बिजनेस करके वो आगे बढ़ रहे हैं, तो हम यहीं का होकर करके क्यों हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं? देखिए, अपने इलाके में भी रोज़गार की कमी नहीं है, बहुत रोज़गार है, लेकिन क्या है कि उस तरह से उनको रोजी रोटी नहीं मिल पा रही जिस तरह से अन्य प्रदेश में जाकर के कमा रहे हैं। नहीं, कंट्रोल असल में यहाँ किसी और के पास है। अगर आपके पास कंट्रोल होता तब आप तरक्की करते। यहाँ पे कंट्रोल आप देख लीजिए, आप खुद जानते होंगे अपने यहाँ पर कितने कॉलेजेस हैं और बाहर के नाम से कितनी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो रीजनल लोग हैं, सुजापुरी कहलाने वाले, हालांकि ये लोग शेख हैं कागजी तौर पर, आरक्षण लेने के लिए सुजापुरी बनाया गया, वो भी बीच में ला करके अटका दिया गया। इस पर कोई नेता सियासतदान कोई बात ही नहीं। ये लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब आप नहीं है क्या? कौन? मैं कह रहा हूँ। ये लोग मैं नहीं। लोग में मैं भी हूँ, क्यों नहीं, मैं भी कह रहा हूँ इन चीज़ों को कि हम सबको जो है स्याही पर ला करके खड़ा किया गया है सुरजापुरी के नाम पर, है ना। सुरजापुरी हालांकि ज़ुबान का नाम है, और उस पर जो पिछली विधानसभा में बड़ा मुद्दा था CAA NRC, उसको रोकने के लिए क्या किया हमारे यहाँ के लीडरों ने? क्या डॉक्यूमेंट सही करवाए? धरना प्रदर्शन किया, जगह जगह पर धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ। धरना प्रदर्शन करने के बाद उसके अलावा जब सर्वे का टीम आया तो उस समय क्या किया हमारे यहाँ के? एक जवाब तो नहीं था किसी सियासतदान पर क्या भरना है फॉर्म में, या जो सर्वे वाली टीम आ रही है उनसे तो सवाल खड़ा भी नहीं कर पाए हम कि हमको सुरजापुरी बना रहे हैं कि शेख बना रहे हैं। कागजी तौर पर आप शेख हैं और आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, कौन सा विधानसभा होगा वो? कोचाधामन, यकीनन कोचाधामन। मुझे घर वापस आना है, मतलब घर वापसी कर। आप भी कोचाधामन से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जिसलिए आप अपने कोचाधामन विधानसभा ही चूज़ किए। लेकिन कोचाधामन में तो घमासान मचने वाली है वहाँ पर। हाँ, यही तो है असल में, बड़े बड़े सियासतदान दिखाए जाते हैं, लेकिन काम का मामला क्या है वो सब जान रहे हैं। सब जान रहे हैं। हाँ, काम नहीं हो पा रहा है क्या? कहाँ, देखिए क्या मौजूदा विधायक काम नहीं कर रहे हो तो बोल रहे हैं नाम, हर रोज उद्घाटन, हर रोज शिलान्यास। इलेक्शन के टाइम में चल रहा है ना शिलान्यास, चल रहा है ना, आज 4 शिलान्यास, कल 5 शिलान्यास, इस तरह होते रहेगा। अच्छा बताइए, ब्लॉक में आपके लिए क्या धांधली रुक गई है? ब्लॉक में धांधली नहीं रुकी है, बिल्कुल नहीं रुकी है, चलती ही रही है। क्या मोटेशन के नाम पर कितने मोटेशन हो रहे हैं सही से? 4 साल विधायक जी राज कर लिए हैं, क्या काम नहीं हुआ उस मामले पर? कहाँ काम हुआ, वहीं का वहीं है, बिल्कुल वहीं का वहीं है। क्या मोटेशन के नाम पर कितनी मोटेशन है फाइल रुकी हुई है, कौन रोका हुआ है? क्या अगर हम वाकई में अपने जो है यहाँ के समाज के रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? ब्लॉक में कितने लेवल के रहते हैं लोग, जो ऑफिसर्स हैं वो कहाँ बैठे रहते हैं? भ्रष्टाचार पर लगाम लगी नहीं लगी है, वहीं का वहीं भ्रष्टाचार, बल्कि वो खुद शामिल होते हैं उसमें। कौन सा विधानसभा? कोचाधामन में। कोचाधामन विधानसभा में भ्रष्टाचार पर लोग रोक नहीं लगी है। कौन आएगा तो रोक लगाएगा? मैं आऊँगा तो मैं लगाऊंगा, मैं कानून भी जानता हूँ, कानून के दायरे को किस तरह से। तो सब बोलते हैं जैसा आप बोलते हैं, सब काम सत्ता में आने के बाद, गद्दी में बैठने के बाद
सब भूल जाते हैं। कितने लीडर हैं आपके एडवोकेट हैं, कितने लोग लॉ के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं? एक भी लीडर नहीं यहाँ पर। क्या एडवोकेट होना जरूरी है क्या विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए? नहीं, लेकिन अपने कानून को जानना ज़रूरी है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भाई बेसिक जो लॉ हैं उनको पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि पता ही नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। अच्छा, आएंगे किस पार्टी से लड़ेंगे आप? कोई पार्टी नहीं होगी, इंडिपेंडेंट पार्टी जो असल अवाम की पार्टी होती आपको ऑफर मिलती है किसी पार्टी ज्वाइन है। करने नहीं लड़ेंगे, हम किसी पार्टी में नहीं ज्वाइन। हिमायम के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, एमआईएम तो हैदराबाद की पार्टी है, हैदराबाद की पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी। अब कौन सा पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है? कोई तो है ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पे बननी चाहिए, बनाना चाहिए। हम एमआईएम हैदराबाद की पार्टी है, तो तेजस्वी यादव की आरजेडी भी तो पटना की पार्टी है। हो सकता है इसी वजह से। सीमांचल की पार्टी कौन सा है? बीजेपी तो दिल्ली की पार्टी है, तो हम तो चाह रहे हैं इसी वजह से। जेडीयू भी तो पटना की पार्टी है। सीमांचल की कौन सी पार्टी है? इसी वजह से तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ की पार्टी बने। तो कौन बनाएगा? आप लोग इंडिपेंडेंट आ रहे हैं तो बनाएगा कौन? जिम्मेवारी किस पर है? आप लोग बनाएंगे कि हम लोग पत्रकार बनाएंगे? हम बनाएंगे, हम आप लोग बनाइए। बनाएंगे। हम काम कर रहे हैं उस पर, हाँ। काम कर रहे हैं और हम बनाएंगे। क्या लगता है यहाँ के लोग सपोर्ट करेंगे आप पार्टी बनाएंगे तो? बिल्कुल करेंगे, हाँ? बिल्कुल करेंगे। देखिए, आज अगर जनसुराज आई है, एक नई पार्टी है, हाँ। उस पर अगर कुछ लोग भरोसा कर रहे हैं तो वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ के वो जो पार्टियाँ हैं उन्होंने उस तरह से काम नहीं दिखाया। जनसुराज पर लोग भरोसा करते हैं? देखिए, भीड़ों में तो नज़र आता है लोग सभा में। नहीं, आपको कुछ सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है उस तरफ। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर क्यों दिखेंगे? हाँ? क्यों सॉफ्ट कॉर्नर दिखेंगे? अच्छा, आप जो बोले कि यहाँ सीमांचल में पार्टी बननी चाहिए, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ आपको और आवाम को भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बात कड़वी है लेकिन सच है। क्योंकि यहाँ के लोग अपने को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, हैं? टांग खींचना चाहते हैं कि किस तरह से ये उसका टांग खींचे और ये आगे ना बढ़े। तो ऐसे में अगर आप पार्टी बनाते हैं, क्या लगता है कि यहाँ के लोग आपको सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए? टांग खींचेगा? नहीं, हो सकता है कि देखिए, बहुत बात, जैसे हमारे यहाँ के लगभग 59 साल 55 से 59 साल लगभग लग गए हमारे यहाँ के खुद के एमपी बनने में, किशनगंज के, है ना। पहली बार जो हमारे यहाँ के जो लोकल लीडर बने वो मौलाना असरउल हक कासमी साहब बने। तो वक्त लगता है, वक्त लगेगा, लेकिन समझेंगे ज़रूर। अच्छा, लोग जो बोल रहे हैं कि लोग समझेंगे, तो लोग यहाँ पर 59 साल बाद समझा कि किशनगंज को अपना एमपी चाहिए, बाकी अडोप्ट करके लाना पड़ता था यहाँ पर। इतना समय क्यों लग गया? 59 साल एक जीवन मान के क्यों लग गया उतना? 59 साल अपने लोग सक्षम नहीं है उसके अंदर? नहीं, सक्षम क्या है, उस समय वही है कि हमारे यहाँ के साइड को, हमारे क्षेत्र को जानबूझ करके इलिटरेट रखा गया। और उसके अलावा जो यहाँ पर मतलब माशी एतबार से जो है इकोनॉमिक के लिए उतना मजबूत नहीं थे, तो उस हिसाब से सोचते भी नहीं थे। और जब आप माशी एतबार से सही हो रहे हैं तो अब देखिए, अपने क्षेत्र के नेता बना रहे, बाहर के नेता बनाना नहीं चाहते। आप पार्टी बनाने की बात कही है, तो पार्टी में किसी आप सिंगल रहेंगे या फिर सिंगल में तो पार्टी हो नहीं पाएगा? ज़रूर आपको लोगों की सपोर्ट चाहिए जो कि आपके पार्टी को लेकर चले। तो ऐसे में किसी लीडर से आपने यहाँ मुलाकात की है, इस बारे में किसी से बातचीत की है तो क्या रिस्पॉन्स है और क्या लगा कि आप लोगों को साथ देंगे ज़ाहिरी तौर पर या फिर अंदरूनी तौर पर? देखिए, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे लीडर्स का पॉजिटिव रिस्पांस था और रहा, लेकिन उसके अलावा नेगेटिव रिस्पांस भी रहा कि भाई बड़े बड़े तस्लीम साहब ने क्रांति कोई पार्टी बनाई थी एक, हाँ, तो वो नहीं चला पाया। या अभी पप्पू यादव के बारे में बोलते हैं तो वो नहीं चला पाया, तो आप कैसे चला पाएंगे? तो हम नहीं चला पाएंगे, वाक़ईतन हम नहीं चला पाएंगे। लेकिन अगर आवाम यहाँ चाहेगी और बड़े लोग चाहेंगे मिल करके, तो एक पार्टी बन सकती है। क्यों कोई बाहर के लोग बार आ करके हमारे क्षेत्र पर? इसके कुछ डीपीआर तैयार किए, कुछ रोड प्लान ऐसा है? जी, मेरा रोड प्लान तैयार है। नाम ऐसा कुछ पार्टी का? जी, सीमांचल विकास पार्टी। आज खोल दीजिए। आज सीमांचल विकास पार्टी के नाम से। सीमांचल विकास पार्टी, ये गुफरान जमाली साहब सीमांचल विकास पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाने जा रहे हैं सीमांचल में। क्या पार्टी बनाने जा रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि पार्टी बनाएंगे, लेकिन नहीं बनेगी क्योंकि इलेक्शन से पहले तक नहीं हो पाएगा रजिस्टर्ड, सारा चीज़ नहीं मिल पाएगा। इस वजह से मैं थोड़ा सा भी पोस्टपोन किया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो पार्टी ज़रूर बन के रहेगी। कब आप पार्टी बनाएंगे और कब चुनाव लड़ेंगे अपने पार्टी के बैनर तले? क्योंकि आप अभी नहीं नहीं कर पाएंगे, 2025 बीत जाएगा, तो फिर आप चुनाव आते आते लोग बुरा हो जाएंगे। नहीं, अगर आवाम ने इस बार मुझे, अगर विधानसभा लड़ता हूँ और अच्छा मैंडेट दिया, ज़रूर नहीं कि जिताए ही मुझे, अगर अच्छा मैंडेट भी दिया तो हम पार्टी खुद बना करके तैयार कर देंगे। सीमांचल विकास पार्टी सीमांचल विकास पार्टी जो कि सीमांचल का पार्टी गुफरान जमाली साहब के कहे अनुसार होने वाली है। शायद इस पर काम भी चल रहे हैं, अब होगा कि नहीं होगा तो देखने वाली बात है। हम भी आशा करते हैं कि आप आइए आगे
और जनता सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी तो खैर देखने वाली बात है। और कुछ क्या कहना चाहेंगे आप, अगर आप इस चुनावी मैदान में उतरते हैं, लास्ट में क्या आवाम को मैसेज देना चाहेंगे और किस मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? आवाम से मैं कुछ मुद्दों पर गुफ्तगू ये करना चाहता हूँ कि अब तक सिर्फ मैयत और शादी ब्याह और इसी को MP MLA का काम ना समझ करके इससे निकला जाए थोड़ा सा। अगर इससे नहीं निकलेंगे तो फिर आप वही चाहेंगे जो चला आ रहा है, और वो आप कहेंगे कि कोई जालिम हुक्मरान है या कोई है, तो इससे कहने का कोई मतलब नहीं है। आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आवाम को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और वो अकाउंटेबल भी हों और सवाल भी खड़ा करें अपने सियासतदानों से, चाहे कोई हो। वो अगर मैं भी आऊँ तो मुझसे भी सवाल खड़ा करें, और जो बड़े हैं उनसे शायद हिम्मत नहीं होती है सबको सवाल करने की, लेकिन अगर वो चाहें तो कर सकते हैं। आज मीडिया का ज़माना है, मीडिया के ज़रिए भी, प्रिंट मीडिया के ज़रिए बहुत सारे मीडियम हैं अपनी बात को पहुंचाने के लिए। और ये सियासत का भी जो इलेक्शन का वक्त आया है, ये बड़ा अच्छा वक्त होता है अपने सियासतदानों से सवाल करने का और उसमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों को देने का। आपने नाम नहीं बताया, मतलब किस हिसाब से मिले थे आप इस अपने पार्टी को लेकर? मैं बहुत लोगों से मिला, लगभग नाम बताना आप चाहे तो बता सकते हैं। क्लोज नहीं, मैं 40 लोगों से ज़्यादा लोगों को मिला हूँ, सियासतदानों से, बड़े लोगों से। अररिया भी गया था और पूर्णिया भी गया था, क्षेत्र में घूमा था। हाँ, लेकिन यह है कि वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि आगे की परेशानी भी आ रही थी बहुत सारी। नाम तो दिए हैं आप, नाम खुद आप अपने से चूज़ किए थे या फिर किसी और सियासतदान? नहीं, सियासतदान सब जैसे एक से मिलिएगा तो फिर कड़ी सी कड़ी जुड़ती जाएगी और फिर कारवां चलता जाएगा, उससे आसानी से मिलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुफरान जमाली साहब हमसे बात करने के लिए। अब इनसे जो भी बातें हुई हमारे बीच, हम दोनों के बीच में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDV लाइव देख रहे हैं। आप देखते रहिए KDV लाइव, आपको लोगों से रूबरू कराते रहेंगे। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।